गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, प्रणाम सभी को। आ जाओ। चलो बच्चों, तो मैंने आपसे कहा था कि आज होगा टेस्ट, ठीक है। चलिए, तो आज होगा आप सभी का टेस्ट। आ जाओ सभी बच्चे जल्दी से। नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते। और चलिए क्लास को हम सभी यहाँ पर शुरू करें। मैम पीडीएफ कब मिलेगा? बेटा चेक करो सारी पीडीएफ, जो भी मैंने कल तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, सारी की सारी पीडीएफ आपकी अपलोड है, ठीक है। आ गया हूँ मैम। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ, पूरे पूरे आ जाओ। थोड़े ताका झाकी भी मत करो, सब आके बैठ जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो आपस में। चलो ठीक है। ओके बच्चों, तो सबको पीडीएफ मिल गई होगी, सभी ने चेक कर लिया है ना? बहुत अच्छे। A4 साइज की भी पीडीएफ मिल गई है, बहुत बढ़िया। मनीष कह रहे हैं कि मैम पीडीएफ कुछ खास नहीं है, तो बेटा थोड़ा सा तुम अपनी फोटो भिजवा दो प्लीज, हैं? खान ग्लोबल स्टडीज में मेल कर दो, तुम्हारी फोटो लगा देंगे मनीष, फिर उसमें फिर खास हो जाएगी वो, दिखा देंगे कि एक एनिमल ऐसा भी होता है। आ गया मजा? अब आ गया होगा मजा, है ना? हाँ मजा अब तो आया होगा, बिना बेइज्जती कराए कैसे रह पाओगे। चलो शुरू करें। ओके, आज टेस्ट है मैम। हाँ बच्चों चलो शुरू करें। चलिए, तो जो हमारा कोशिका विज्ञान, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, जो कुछ भी यहाँ पे समझाया है, आज उसी का हम सभी यहाँ पर टेस्ट लेंगे। और चलिए टेस्ट लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है, और जल्दी से इसका आंसर आप सभी करके बताएंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही बनेगा। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। ठीक है, ओके। चलो तो पहला क्वेश्चन देखें। बहुत बढ़िया मैम, हमारी पहली क्लास है, हम नए हैं। अच्छा, जो इन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है बेटा, तो आज तो देखो टेस्ट है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ ना आए, लेकिन इसके बाद से जो क्लास होगी उसमें कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होगा, फ्रेश टॉपिक शुरू होगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैम एक एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस वाला भी फाइल भिजवा देना। चलो ठीक है, मैं बनवा के भिजवा दूंगी, ठीक है। पर मैं सोच रही थी कि पहले बॉटनी वगैरह पढ़ा देती तो भेजती। चलो कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी, एक और फाइल बनवा दूंगी, ठीक है। अब खुश? चलो तो शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम कोशिका झिल्ली के निर्माण के बारे में बात करते हैं, तो जो आवश्यक प्रोटीन होता है, आवश्यक लिपिड होता है, वह किसके द्वारा यहाँ पर निर्मित होता है, वह किसके द्वारा यहाँ पर बनता है? ठीक है शिल्पी, ओके, ठीक है शिल्पी, ओके। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और मोस्टली बच्चे इसका गलत आंसर बता रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो सही आंसर बनेगा बच्चों वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, अब सही आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो यह दो तरीके के थे। पहला था रफ और दूसरा था क्या? स्मूथ। पहला क्या था? चिकना एंड अंतःप्रदव्य जालिका, और दूसरा क्या था यहाँ पे? स्मूथ, है ना, चिकनी। तो जो चिकनी वाली अंतःप्रदव्य जालिका थी वह क्या बना रहे थे? लिपिड। और जो रफ था वो क्या बना रहा था? प्रोटीन। अरे बच्चों, पहला ही विकेट गिरा दिया तुम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब गलत हो गया तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता है। चलो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम सभी शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स के अपरिभाषित परमाणु केंद्र, यानी जो उसका केंद्रक क्षेत्र होता है, वो किस रूप में जाना जाता है? कल ही मैंने पढ़ाया था। हाँ घबराओ नहीं, देखो गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कितना भी गलत कर लो पर इस चीजों को सीखो, फिर एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, है ना, तो परेशान मत हो। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर? क्या बात है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूक्लियोइड। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूक्लियोइड। तो जो फोर्थ ऑप्शन बनेगा वह बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता, क्योंकि इसके चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, जो केंद्रक कला होनी चाहिए, वो नहीं होती है। और इसी वजह से प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक वाला क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है?
हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न। तो या प्रोटीन और लिपिड की बनी है, प्रोटीन की बनी है, सेलुलोज और प्रोटीन की बनी है, या सेलुलोज की बनी है, या फिर उपरोक्त में से अधिक की बनी है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन और लिपिड। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटीन और लिपिड। वेरी गुड। तो हम सभी क्या देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। और यहाँ पे दिया हुआ है लिपिड और प्रोटीन, और इसीलिए जो फर्स्ट आंसर यहाँ पे बनेगा वह बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में कार्य करता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो। कौन सा कोशिकांग कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में काम करता है? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? चलो बच्चों बताओ फटाफट से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा आंसर हमारा यहाँ पे सही बनना चाहिए? और आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो आत्मघाती कोशिका की तरह कौन काम करता है? लाइसोसोम काम करता है। कौन काम करता है बच्चों? लाइसोसोम काम करता है। ठीक है, अब ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी हुई होती है? बताइए फटाफट से। आज बच्चों सिर्फ टेस्ट होगा, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि पौधे में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? पहले काइटिन की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, सेलुलोज की बनी है, या फिर एक से अधिक की बनी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। और जो आंसर बनेगा वह क्या है? सेलुलोज। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेलुलोज। और काइटिन से किसकी बनी हुई है? कवक की, यानी कि जो फंजाई होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन जो बैक्टीरिया होती है ना? तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पे बनेगा वह क्या हो जाएगा? सेलुलोज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम किसके लिए स्थल है? राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम किसका यहाँ पर स्थल होता है? प्रोटीन बनाने का होता है, प्रकाश संश्लेषण का होता है, वसा संश्लेषण का होता है, श्वसन का होता है, किसका होता है? बहुत अच्छे। तो जो राइबोसोम होता है वह क्या काम करेगा? यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने का यह कार्य करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका से समानता दर्शाता है? पढ़ाया है ना, बताओ। केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर सही बनेगा? और जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए पाया जाता है। बताया था ना मैंने कि डीएनए केंद्रक में होता है, पर केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी इनका खुद का डीएनए होता है। तो इसीलिए इन दोनों की तुलना किससे कर दी जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका से कर दी जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? जल्दी से बताइए। सेलुलोज की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, लिपिड की होती है, या फिर लाइपोप्रोटीन की होती है? और यहाँ पर जो आंसर बनेगा अगेन वो क्या हो जाएगा? सेलुलोज। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किसके द्वारा बना हुआ होता है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किसके द्वारा निर्मित होता है? पहला सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, या फिर लाइकोकैलिक्स? और अगेन जो आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा? सेलुलोज। आंसर क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे? सेलुलोज। क्योंकि जब कभी भी हम प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल के चारों तरफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी, पर उसके ऊपर भी हमको क्या दिखाई देगा? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति दिखाई देगी। और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट। राइबोसोम का निर्माण होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइबोसोम का निर्माण होता है, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ
डीएनए और आरएनए, आरएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और अमीनो एसिड। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर सही होना चाहिए। वेरी गुड। और जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो क्या हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन। आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन। तो जो सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यह बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबका कमेंट शो हो रहा है बेटा, परेशान मत हो पायल। ठीक है, अब यहां पर हम सभी देखेंगे 11th का आंसर करेंगे। यहां पर बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और मैंने आपको आंसर बताया था ओवम, जिसको हम सभी डिंब या अंडे के नाम से यहाँ पर जानते हैं, पर यहाँ पर तो कहीं दिया नहीं। तो अब क्या करें, तो ऐसी स्थिति में हम सभी ले लेंगे लंबी कोशिका, है ना। और यहाँ पे लंबी कोशिका तो दिया ही हुआ है, और आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। ठीक है, तो जब ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था तो इसका जो आंसर दिया गया वह क्या दिया गया है, न्यूरॉन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पर इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डिंब यानी कि ओवम। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है डिंब यानी ओवम, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो है न्यूरॉन, और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि जो सबसे छोटी होती है वो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित ओस्टियोसाइट्स क्या है मैम, बेटा ओस्टियो मतलब हड्डी, साइट्स मतलब कोशिका, तो ऐसी कोशिका जो कि हड्डियां बना रही है। ठीक है, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलो बच्चों इनमें से कौन यहाँ पर एक कोशिकीय है, और आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, अमीबा। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अमीबा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रोटोजोआ होते हैं जैसे कि अमीबा, ये सभी यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं। बाकी केचुआ, हाथी, बंदर ये सभी कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे यानी मल्टी सेलुलर होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। यहाँ पर जो जिन बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है वो परेशान मत हो, अभी तक जो भी पढ़ाया है उसका प्रश्न यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है वो आगे वाली कक्षा से कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है इसको देख के परेशान मत होना। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो, और आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो तीसरा वाला यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, और इसीलिए जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या हो गया, थर्ड आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बना हुआ होता है। चलिए बताइए फटाफट से। मैम क्या इन क्वेश्चंस के पीडीएफ मिलेंगे, हाँ बेटा पीडीएफ मिलेगा आंसर के साथ, डोंट वरी। चलो अब जल्दी से बताओ, प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणु से बना हुआ होता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड और प्रोटीन, और रफेजेस। रफेजेस मतलब होता है फाइबर्स, तंतुओं को रफेजेस कहा जाता है। चलिए अब जल्दी से इसका आंसर करेंगे, और इसका जो सही आंसर बनेगा वो है लिपिड और प्रोटीन। तो जो थर्ड ऑप्शन बनेगा वो अगेन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबका आंसर दिख रहा है, परेशान मत हो आप लोग। ठीक है, सबका आंसर दिख रहा है बहुत अच्छे से, डोंट वरी। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और सेलुलर श्वसन के लिए भी जिम्मेदार होता है। चलो पढ़ाया है ना बहुत अच्छे से। तो पहला पॉइंट आउट कहाँ पे करना है, एटीपी, यहीं से समझ जाओ। एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा था। चलो दूसरा भी देखते हैं, सेलुलर श्वसन यानी कोशिका के अंदर श्वसन। तो यह काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करेगा यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वह बिल्कुल हमारा सही बन जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। कोशिका, उसके प्रकार, उसकी संरचना, उसके कार्य, उसके अंगकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका को पढ़ना क्या यहाँ पर कहलाता है? तो ये तो आपका क्या हो गया, बहुत ही सिंपल सरल हो गया, सेल बायोलॉजी हम कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। पर बच्चों ये तो क्या है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, लेकिन अब आपसे ना इतना सरल प्रश्न थोड़ी पूछेगा कि ये बताओ रामू तुम्हारा नाम क्या है, तो रामू बोलेगा जब पता ही है मेरा नाम क्या है तो क्यों पूछ रहे हो, है ना, यही बोलेगा। तो आने वाले टाइम पे जो सेल बायोलॉजी है इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, साइटोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, थ्योरी पढ़ाया था तो भी बताया था, साइटोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 1665, ये बेटा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब इस 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, स्वान ने की थी, टाटम ने की थी, डी बैरी ने की थी, किसने की थी? और हम सभी को पता है रॉबर्ट हुक ने की थी। पर इन्होंने किस तरह की कोशिका देखी थी? डेड सेल इन्होंने देखा था, एक मृत कोशिका इन्होंने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह बताओ कि जीवित कोशिका किसने देखी थी? करिए आंसर फटाफट से, एक जीवित कोशिका को किसने देखा था बताओ? तो आंसर करना, ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था और बैक्टीरिया को देखा था, ठीक है। और क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत का प्रयोग कौन नहीं करता है? मैम कल छुट्टी रहेगी? हाँ बच्चों कल छुट्टी है, ठीक है, इतने खुश हो जा रहे हैं छुट्टी के नाम से। चलो तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कोशिका सिद्धांत का प्रयोग कौन नहीं करता है, कौन इसको फॉलो नहीं करता, किसके ऊपर कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है? शैवाल, वायरस, जीवाणु, कवक, क्या आंसर यहाँ पर बनेगा? और जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है वायरस। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वायरस। तो जो बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वह बिल्कुल सही बन जाएगा। अब बताओ ऐसा क्यों, वायरस के ऊपर क्यों नहीं लागू होगा? तो आंसर करना, क्योंकि वायरस कैसा होता है? असेलुलर होता है, यानी अकोशिकीय होता है। कैसा होता है बच्चों? यह अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय होने का मतलब है कि यह किसी भी कोशिका से नहीं बना हुआ है। तो फिर यह किससे बना हुआ है? तो आंसर करना कि यह बहुत सारे प्रोटीन्स और साथ में न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के यह बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन ने कोशिका सिद्धांत दिया था? इनमें से कौन ऐसा है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, यानी सेल थ्योरी किसने यहाँ पर दी थी? पहला है वॉटसन और क्रिक, दूसरे हैं रॉबर्ट हुक, फिर है यहाँ पे स्वान और स्लीडन, फिर है डार्विन और वॉलेस। कौन सा आंसर सही बनेगा? बहुत अच्छे। और जो आंसर बनेगा वो है स्लीडन एंड स्वान, पहले भी बताया हुआ है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ये जो सी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वह बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, स्लीडन एंड स्वान। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। कोशिकाओं की संरचना और संगठन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं की संरचना और संगठन को क्या कहा जाता है? पहला साइटोलॉजी ना, तो अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया था, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो जो ए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1831 में न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? फोकस करो, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रुडोल्फ विर्चो ने की थी, या फिर स्वान ने की थी? चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही बनेगा? और आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? रॉबर्ट ब्राउन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की खोज की थी, पर न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और साथ में जो रुडोल्फ विर्चो थे उन्होंने कौन सा नियम दिया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
ओमनी सेलुला, ई सेलुला, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य में क्या क्या उपस्थित होता है? अगर हम जीव द्रव्य को देखते हैं तो जीव द्रव्य में क्या क्या उपस्थित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपने बोला था ईयर याद मत रखो। बेटा जो जिसने ये कमेंट किया है, क्वेश्चन क्या ईयर के ऊपर पूछा है? क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है? न्यूक्लियस की खोज। तो बात खत्म हो जाती है यहीं पे। इसलिए मैंने क्या कहा था, फोकस। रिवाइंड करके देखो, फोकस, ठीक है बेटा, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता तुम्हारा, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर सही बनेगा? और यहाँ पे आंसर होगा सब कुछ होता है भाई, जीव द्रव्य में सब कुछ होगा। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन जीव द्रव्य, मतलब आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें सब कुछ यहाँ पर उपस्थित होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु ऊतकों में अनुपस्थित है लेकिन पादप कोशिका में मौजूद होता है? चलो अब जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा कोशिकांग है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता लेकिन पादप कोशिका में, प्लांट सेल में पाया जाता है? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा आंसर होगा? और जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको समझाया था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों में जो सबसे मेन अंतर होता है वह किसका होता है? कोशिका भित्ति का ही होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है? कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है? पहला लिपिड, दूसरा स्टार्च, तीसरा सेल्यूलोज और चौथा प्रोटीन। कौन सा आंसर यहाँ पे सही बनेगा? और इसका जो सही आंसर बनेगा वो है सेल्यूलोज। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? सेल्यूलोज। तो जो सी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को पाचन थैली के नाम से भी जानते हैं? डाइजेस्टिव बैग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पे सही बनेगा? केंद्रक? नहीं। लाइसोसोम? हाँ। लाइसोसोम? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसी को ये थैली के रूप में होती है, आत्मघाती थैली भी हम कहते हैं। और मैंने क्या बताया था कि लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि कोशिका के अंदर कोशिकीय पाचन यानी सेलुलर डाइजेशन करने में मदद करते हैं। तो इसी वजह से लाइसोसोम को क्या कह दिया इन्होंने? डाइजेस्टिव बैग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं होता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। कौन ऐसा है जिसके पास डीएनए नहीं होता? तो अगर आप नाभिक जैसे कि केंद्रक की अगर आप बात कर रहे हो, केंद्रक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, पर किसमें नहीं होता बच्चों? तो आंसर करना, लाइसोसोम में नहीं होता है। तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम में कोई भी डीएनए नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ऊर्जा घर के रूप में भी जाना जाता है? तो जब हम किसी भी कोशिका को देखेंगे तो कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। और तब आंसर करना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जा रहा है। और इसीलिए जो डी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा यह बिल्कुल सही बन जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम सभी बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे 28 का कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही बनना चाहिए?
28 का कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही बनना चाहिए, बताइए फटाफट से। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, और ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा अल्टमैन, ऑप्शन के हिसाब से, है ना। तो जब कभी भी हम लोग कोई भी कुछ पढ़ते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, और इसीलिए जो बी ऑप्शन बनेगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में हमें आरएनए दिखाई देता है, ध्यान से देना। यहाँ पर कौन सा हमें यहाँ पर ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर हमें आरएनए दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर है प्लास्टिड, फिर है लाइसोसोम और फिर है राइबोसोम। कौन सा आंसर हमारा सही बनेगा, और आंसर जो बनेगा वो है राइबोसोम। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राइबोसोम। मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन और आरएनए से ही मिलकर के क्या बनता है, हमारा राइबोसोम बनता है। तो इसीलिए जो आंसर बनेगा वह क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। जीवित कोशिका में राइबोसोम का स्थान कहाँ पर है, मतलब राइबोसोम जो होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दूसरा गोल्गी बॉडीज में, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और फिर है यहाँ पे न्यूक्लियोलस में। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ बातें पता है। पहली बात तो यह है कि द साइट ऑफ राइबोसोम इन द लिविंग सेल। अब जो राइबोसोम होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी चिपका हुआ होता है, इसके अलावा न्यूक्लियोलस में भी यह पाया जाता है। अब दोनों में से हम किसे टिक करें, तो चलो समझते हैं। यहाँ पे लिख रहा है साइट, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्थान, स्थल। इसका मतलब ये बात हो रही है जन्म स्थान के बारे में, जहां पर यह बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम होता है कई बार वह हमारे केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें भी राइबोसोम बनता है, पढ़ाया था ना मैंने। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर बनेगा वो है न्यूक्लियोलस, जिसको हम सभी केंद्रिका के नाम से यहाँ पर जानते हैं, और इसीलिए जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, डी। दूसरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बेटा दो तरह के होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो केवल रफ के बिहाफ में हम ऐसा नहीं कह सकते ना, स्मूथ भी तो होता है। तो स्मूथ की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो वो तो लिपिड बनाता है ना। तो जब हमें प्राथमिकता देने की बात होगी, और वैसे प्राथमिकता ना भी दो, जो सही आंसर इसका बनेगा वो है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, समझ आया ना सभी को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही बनना चाहिए, बताइए बच्चों फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन अ सेल। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बताइए फटाफट से कौन सा आंसर यहाँ पे हम करेंगे सही आंसर। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके ना तीन आंसर यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। कोशिका के भीतर कोशिका, पहला आंसर बनता है यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। दूसरा जो आंसर बनता है वो बनेगा हमारा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और कई बार हम सभी यहाँ पर जो हमारी गोल्गी बॉडीज होती हैं उनको भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों ही आंसर यहाँ पर सही है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सही है, क्लोरोप्लास्ट भी सही है, गोल्गी बॉडीज भी यहाँ पर सही है, तीनों सही है। पर प्राथमिकता किसको देंगे, सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, दूसरी प्राथमिकता देंगे हम क्लोरोप्लास्ट को, और तीसरी प्राथमिकता हम देंगे गोल्गी बॉडीज को। सब सही है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ना जब आंसर की आपकी आई थी तो वहां पर क्या कहा गया कि गोल्गी बॉडीज भी सही है, और कुछ लोगों ने कहा माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर सही है, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा क्लोरोप्लास्ट भी सही है। तो जिन्होंने यह तीन यहाँ पर
आंसर दिए थे उन तीनों का यहाँ पर सही माना गया और +1 क्वेश्चन यहाँ पर मतलब उनको मिल गया, मतलब +1 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो इनको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, लेकिन अगर इसका जब हम सही आंसर यहाँ पर देखें तो इसका जो सही आंसर है वह क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोला सही और गोल्गी बॉडीज को भी। तो कुछ जो पुस्तकें हैं ना, अस्मीन कह रहे हैं ऊपर से जा रहा है, बेटा जाएगा ऊपर से क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको नहीं आएगा, तो इसलिए रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे ने क्या बोला है देखना ऊपर। मैम मैंने कंप्लेन किया है, क्या कहा, मैंने कल ही कंप्लेन की हूँ, नीचे दिखाना। थोड़ा ऊपर लाइए, रिमोट दीजिएगा। हाँ, गुलनाश कह रहे हैं कि मैं कल ही कंप्लेन की हूँ कि आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो बेटा, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन फॉर मी, क्योंकि यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये हिंदी मीडियम का बैच है और साथ में दूसरे नंबर पर कि हिंदी और इंग्लिश मेरे ख्याल से एक मैं ही यहाँ पर आपको हूँ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बराबर पढ़ा रही है। फिर भी अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो बेटा कल से क्लास में मत आना, आप खान सर के लेक्चर्स देख सकते हो या किसी और टीचर के दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलो ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं वो कंप्लेन करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हिंदी मीडियम है, मैं तो फिर भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को साथ में इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी मेरा फेवरेट है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मेरे फेवरेट हैं, तो दोनों में पढ़ा रही हूँ मैं, है ना। और दूसरी बात, अगर हो सकता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जिस बच्चे ने यहाँ पर कंप्लेन किया है या जो ये कमेंट कर रही है कि मेरे को लगता है इसको शायद इंग्लिश नहीं आती है, इस वजह से। ठीक है, हाँ मैम आपसे नहीं होगा तो दूसरे, इसको ब्लॉक कर दो, हटाओ, ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, हाँ एक स्क्रीनशॉट लो और जो मैनेजर सर है उनसे कहना मैम ने इसको ब्लॉक कराया है और अनब्लॉक ना करे मेरे से बिना पूछे। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़े, यहाँ पर नेक्स्ट चले। अब यहाँ पर जब हम, ठीक है बच्चों ओके, हाँ बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है, हिंदी मीडियम वालों को भी अच्छे से समझ आ रहा है, और जो बदतमीजी करेगा उसको देखो मैं भगाऊंगी आराम से। ठीक है, उसको जिससे पढ़ना है उससे पढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है, मैं इसमें कोई एक आंसर सेलेक्ट करके नहीं बता सकती, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी अगर आप देखते हो या इधर उधर मॉक टेस्ट में अगर आप देखते हो तो उसमें क्या कहा गया है यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर करना है गोल्गी बॉडीज को उन्होंने यहाँ पर सही बताया है। किसको, गोल्गी बॉडीज को उन्होंने यहाँ पर सही बताया है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपके दोनों ही आंसर सही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सही है और गोल्गी बॉडीज भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है चलो ओके देन बेटा रंजीत कह रहे कंप्लेन भी हिंदी में कर रही है वही तो मैं समझ गई, इसीलिए कि टाइम पास है। चलो ठीक है, यहां तक समझ आ गया, क्लियर हो गया बेटा। ठीक, तो जब मैंने देखा तो मोस्टली लोगों ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को वोट दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रेड कर रही हूँ, पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधे की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। चलिए आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे यहाँ पर। ठीक है विवेक, सभी बच्चों को थैंक यू थैंक यू। ठीक है आलोक, ओके। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनिल है जो कि एनिमल सेल में तो पाया जा रहा है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जा रहा, कौन ऐसा है। पहला न्यूक्लियस, फिर है यहाँ पे सेंट्रोसोम, फिर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर है प्लाज्मिड। कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही बनेगा, बहुत अच्छे, सेंट्रोसोम, वेरी गुड। और जो आंसर बनेगा वो क्या है यहाँ पर, सेंट्रोसोम। तो बच्चों याद होगा आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेंट्रोसोम होता है वही क्या काम करता है, सेल डिवीजन कराने का काम करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन कराने का काम करता है ना। और हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, क्यों, क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और जब हम यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो प्लांट्स में पाया जाता है सेल प्लेट।
क्या पाया जाता है बच्चों? सेल प्लेट पाया जाता है ना। और जो सेल प्लेट होता है उसकी अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो सेल प्लेट पौधों के अंदर होगा जो कि कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन यहाँ पर कराता है। ठीक है, ओके। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना? ठीक है रमेश, ओके बच्चों, थैंक यू सभी को। अब चलो जल्दी से बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है अश्विन, ओके, रिलैक्स बेटा रिलैक्स। अश्विन देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने पहले जैसे बायो नहीं पढ़ा, जैसे आप अगर मैथ्स के हो तो परेशान मत हो। ठीक है, मैंने आपको डांटा नहीं था, मैंने आपको नॉर्मली कहा था कि जैसे ऊपर से अगर जा रहा है इसका मतलब आपने पहले नहीं पढ़ा है, इस वजह से आप इसको दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, है ना। और फिर क्वेश्चंस लगाओ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है तेजश्री, ओके। चलो तो यहाँ पर बताइए जल्दी से कि पादप में हो रहा है, प्लांट सेल के अंदर पाया जा रहा है, न्यूक्लियस दोनों में हो पाता है, वैक्यूल भी ऑलमोस्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ, तो इसका जो आंसर बनेगा वो है क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड। ठीक है, तो अगर आप क्लोरोफिल के बारे में बात करते हो, हरित लवक के बारे में बात करते हो, तो उसकी अगर आप बात करें तो वो एनिमल सेल में, पशु कोशिका में नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ओके, चलो सभी बच्चों को थैंक यू बच्चों। चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चंस भी करवाती, लेकिन चलो ठीक है। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इनमें से कौन कौन सा है? अब देखो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, ठीक है नम्रता, बहुत अच्छे, ठीक है अमरजीत। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि कुछ होते हैं जिनके अंदर झिल्ली नहीं होती है ना, बिना झिल्ली के यह होते हैं। और पहला मैंने आपको क्या बताया था? राइबोसोम्स, याद आया? राइबोसोम्स में कोई भी झिल्ली नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके पास एकल झिल्ली होती है, और मैंने कहा था कि इसको खाली जगह छोड़ दो। और फिर मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके पास द्विकला थी, मतलब दो झिल्ली थी, जिसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे। कौन कौन से 3 एग्जाम्पल बताए थे मैंने? पहले तो मैंने कहा था न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और बाकी के जो बच गए उनको सबको कहां पर रख देना है हमें? एकल में। ठीक, रिक्तिका ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, गोल्गी बॉडीज ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, अंतःप्रदवी जालिका ना यहाँ पे है ना यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया? ये सभी के सभी। अब समझ आया मैंने क्यों कहा था यहाँ पर कि सिर्फ 4 नाम याद रखो? इसीलिए कहा था 4 नाम याद रखो, खुश रहो। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसमें डबल झिल्ली होती है। बाकी जो भी इनके अलावा पूछा जाएगा उन सभी को हम रख देंगे एकल झिल्ली में, सिंगल मेम्ब्रेन में, बस बात खत्म। ठीक है आशुतोष, ओके, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन सही है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में अनुपस्थित है लेकिन पशु कोशिका में है, लेकिन पशु कोशिका में है? और जो, ठीक है सिकंदर, ओके, और आंसर जो बनेगा वो क्या हो गया यहाँ पर? सेंट्रोसोम। आंसर क्या हो गया? सेंट्रोसोम। ठीक है मैम, यूनिसेलुलर मीन्स क्या सिंगल सेल होता है? हाँ बच्चों, जो सिर्फ एक सेल से बना है, ठीक है, और वो अपने सारे काम अच्छे से कर सकता है, सारे के सारे काम। मैम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? मैम मैं बंगाली मीडियम से हूँ, कोलकाता से हूँ। देखो बेटा, मैं लगती थोड़ी थोड़ी बंगाली हूँ बट मैं बंगाली नहीं हूँ, ठीक है। मैं काफी टाइम से आपके मैसेजेस देख रही थी, ठीक है। मैं सच बताऊं तो मैं दिल्ली नोएडा में रहती हूँ, ऑफलाइन के लिए हम पटना या देहरादून जाते हैं। मेरा जो होम टाउन है वो उत्तराखंड का है, मैं लगती नहीं हूँ, वो अलग बात है, लेकिन
मैं बंगाली नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात, काफी मैं बंगाली बच्चों को यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, सब कह रहे थे बंगला में कुछ कुछ, बट मुझे सच में नहीं आती, मुझे भोजपुरी भी नहीं आती है। बिहार वाले बच्चे ये जानते हैं बहुत अच्छे से, और वहां पे भी वो डांट खाते हुए पढ़ते हैं, फिर वो बहुत प्यार भी करने लगते हैं मेरे को, वो अलग बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं दो ही तरीके से आपको समझा पाऊंगी, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ठीक है। तो जो अदर मीडियम से पढ़े हैं, जैसे एक बच्ची यहाँ पे बता रही थी कि मराठी मीडियम से वो पढ़ी है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। लेकिन आप किसी भी मीडियम से पढ़े हो बच्चों, कोशिश करना कि हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से मैं आपको इसीलिए पढ़ाती हूँ कि आपको बोलचाल की भाषा में जो चीजें आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाए, ठीक है। हाँ, तो बाकी कोई भी भाषा गलत नहीं होती, नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका जो पेपर रहेगा बच्चा वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। चलो ओके, एक लड़की कह रही है मैम हिंदी तो आती है ना आपको। नहीं नहीं, मैं तो चाइनीज बोल रही हूँ अभी, चिंग चंग चुंग चुंग बोल रही हूँ मैं अभी। चलो आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है इसका मतलब इन बच्चों को आज पढ़ने में, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी झिल्ली से बंधा हुआ कोशिकांग नहीं है? इनमें से कौन सा यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा। मैम आज तो मजा आ रहा है, चलो। और आज मैं देख रही हूँ कि आज जो गर्ल्स पावर है वो बड़ी दिख रही है ना। गर्ल्स आज बहुत मैसेजेस कर रही है और सही आंसर दे रही है सबके सब, बहुत बढ़िया। तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर बनेगा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो सी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलो मैंने तुम लोग को इतना डांटा है ना, पर तुम बच्चों को समझ तो आया, ठीक है। ठीक है श्वेता, तो जितना भी मैंने आपको डांटा, डांट पिटाई मैंने जो की, तुम्हारी कुटाई पिटाई की है अच्छे से कम ये चैप्टर तो समझ आया तुम्हें। चलो ये बहुत बढ़िया चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। बेटा ये स्टार्टिंग का है ना, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा। अगर आप रेगुलर क्लास में आओगे ना तो तुम लोग ऐसे चुटकी बजाते हुए क्या आंसर्स दोगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। तुम पढ़ो तो एक बार बायोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्गी निकाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह एक थैली की तरह होता है, यह केंद्रक के निकट होता है, और यह कणों को पूरी कोशिका में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है, या फिर ऑल द अबव, या फिर ऑल द अबव। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, और आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। थैली टाइप का होता है, केंद्रक के पास पाया जाता है, और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह यह लेकर के जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि मैम, ठीक है धीरेन्द्र, अब यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा कि मैम जो प्लास्टिड है क्या वह किसी भी एनिमल के अंदर पाया जाएगा? बेटा गिने चुने हैं, ठीक है, गिने चुने। दिनेश भगा दूंगी, अभी बता रही हूँ, गिने चुने हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो है हमारा युग्लिना, ठीक है। तो युग्लिना की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो उसको हम प्रोटोजोआ परिवार में रख देते हैं, तो उसके अंदर भी प्लास्टिड पाया जाता है। लेकिन नॉर्मली तौर पर अगर आप यहाँ पर देखो तो जो प्लास्टिड होता है वह एनिमल सेल में नहीं होता है, नॉर्मली अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है। ओके चलो अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। न्यूक्लियस कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियस के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि केंद्रक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो। पहला है प्रोकैरियोटिक में कोशिका केंद्रक जो होता है वो मौजूद नहीं होता। केंद्रक के मुख्य घटक क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होते हैं। इसमें डीएनए और अन्य आनुवांशिकी सामग्री सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, अच्छा ठीक है विकास, लड़के इतने गुस्सा हो जा रहे हैं, अरे सभी कोई अच्छे हो। चलो तो आंसर जो बनेगा वह क्या हो गया? यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके अब है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? कौन सा स्थल है बताइए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही होना चाहिए? कहाँ पे बन रहा है भाई प्रोटीन, बताओ फटाफट से।
जल्दी से इसका आंसर करो, और आंसर जो हो जाएगा वो बनेगा राइबोसोम। आंसर क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर? राइबोसोम। तो जो ए ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो आज की जो सेशन है मैम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे रहेंगे ऑप्शन पेपर में। हाँ अनिका, दोनों में लिखे रहते हैं। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एक तरफ आपको पूरा हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस दिखेंगे और दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम के दिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और दूंगी, और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को आज ही यहाँ पर मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, आप दूसरे बैचेस वाले बच्चों से कभी पूछना, मैं ना बहुत खुशी खुशी पढ़ाती हूँ पता है। और अभी ना 2-3 दिनों से तुम्हारी क्लास में मेरा दिमाग इसलिए खराब था कि मैं इतने प्यार से इतनी मेहनत से तुम लोग को पढ़ा रही थी, और तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे थे, तो इसलिए मुझे गुस्सा भी आ जाता है। पर आराम से पढ़ो, मस्त होकर के पढ़ो, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पे याद हो गया अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही, बेटा दोबारा पढ़ना, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर नहीं समझ आई होंगी, तो इट्स ओके। ठीक है मैम, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जहां पर आपको बाकी के नोट्स मिले हैं वहीं पर ही आपको A4 साइज में विद आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी, और जो बोर्ड में पढ़ाया हुआ है ये भी आप लोगों को बोर्ड पीडीएफ में मिल जाएगा, और A4 साइज में जहां पे नोट्स है वहां पर आपको विद आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, कल छुट्टी है। कल कौन सी जयंती है भाई? गांधी जयंती, आप सभी को पता है, नेशनल हॉलीडे, तो कल छुट्टी रहेगी। परसों मैं आपको पढ़ाऊंगी टिश्यू, ऊतक। ठीक है, तो मैंने आप लोग को यहाँ पर क्या बोला था कि जो भी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, फिर ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम सभी पढ़ेंगे टिश्यू। ठीक है, ओके बच्चों, डन, समझ आ गया? कोई शिकायत, कोई परेशानी? चलो बहुत अच्छे, छुट्टी हो गई। हाँ छुट्टी हो गई है, अब मिलेंगे परसों, और गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी। हाँ बेटे, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। चलिए ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कब? परसों। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।